राधे राधे। बोलिए राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? जैसे भी रहिए, तैयारी करते रहिए। आप एक काम कर दोगे, हर काम हो जाएगा। बुलेट खरीदा जाएगा, झोपड़ी के घर बिल्डिंग में बन जाएगा, आपके बहन के घर शादी अच्छे घर में हो जाएगी। एक काम सिर्फ कर देंगे तो क्या? तैयारी। तो क्यों नहीं सब काम छोड़कर हम तैयारी ही करें? इसलिए हमेशा बोलते रहो राधे 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 राधे। बोलो राधे राधे। देखते हैं, ये बिहार दरोगा के लिए स्पेशल साइंस का टेस्ट जो है शुरू किए हैं। 25 क्वेश्चन का उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे हैं कि आपको आ रहा है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन समझने का प्रयास करेंगे। जो कंटेंट है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन यही आ जाएगा, लेकिन उसका जो एक्सप्लेन होता है वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो बिना समय बर्बाद किए हुए, गवाए हुए शुरू करते हैं। एक बार बोलिए राधे राधे, क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है से, निम्न लवणों में से, क्वेश्चन है आपका कि निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता किसका अधिकतम योगदान होता है लवणता में? ये तो आप जानते हैं कि तुर्की का वान झील जो है सबसे अधिक लवणता वाले झील है। पहले था मृत सागर, डेड सी, समझ रहे हैं? अब यहाँ जो है देखिए कि ये साइंस का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? जल की लवणता में, यानी कि जो समुद्र का जल जो खारापन होता है, ये जो समुद्र का जल है, समुद्र का जल में जो खारापन होती है, यह सोडियम क्लोराइड NaCl के कारण होती है। लवणता सोडियम क्लोराइड NaCl के कारण होती है। पॉइंट को समझ रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। इससे मतलब हम लोगों का नहीं है। हम लोगों का मतलब क्या है, ऐसे देखते जाइए। समुद्र का जल में खारापन NaCl, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक इसको बोला जाता है टेबल साल्ट। टेबल पर रख के हम लोग नमक नहीं खाते हैं, टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड या NaCl को कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को? इसकी जो सोडियम क्लोराइड का जो अनुभार होता है, अनुभार जो होता है 58.5 होता है। 58.5 होता है, अनुभार होता है। और सोडियम क्लोराइड जो है NaCl, इसका सूत्र होता है। अब यहाँ पर ध्यान आप देंगे कि सोडियम क्लोराइड NaCl, Na+Cl-, यानी कि यह धनात्मक और ऋणात्मक से बना है। धनात्मक और ऋणात्मक, यह आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साधारण नमक सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम धनात्मक, क्लोरीन ऋणात्मक, क्लोरीन धनात्मक, सोडियम ऋणात्मक। तो सोडियम धनात्मक, क्लोरीन जो है ऋणात्मक। यह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना है। प्रबल अम्ल, नमक जो है प्रबल अम्ल, यह क्वेश्चन कई जगह यह आपका पूछ चुका है कि प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार से बना है। प्रबल क्षार से यह बना है NaCl, सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl, तो NaCl और जल H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब अभिक्रिया करती है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl का निर्माण होती है। पॉइंट को समझ रहे हैं आप? पसीना नमकीन लगता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। गर्मी के दिनों में काले कपड़े व्हाइट हो जाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। 1 किलो समुद्र के जल से 35 ग्राम नमक बनता है वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा।
आपको सुनकर आश्चर्य होगे कि 100% में 97% पानी पीने योग्य नहीं है, 3% पानी स्वच्छ पानी है पीने योग्य। समझ रहे हैं? और सोडियम और क्लोराइड NaCl, NaCl कैसे बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH प्लस HCl, NaCl और H2O। सोडियम को किस में रखा जा सकता है? मिट्टी का तेल या केरोसिन तेल में। फास्फोरस को जल में। कौन फास्फोरस? तो श्वेत या पीला फास्फोरस को। समझ रहे हैं? श्वेत या पीला फास्फोरस और लाल फास्फोरस। माचिस या माचिस के तिल्ली पर लाल फास्फोरस। ये नहीं जानना है, ये जानना है कि अस्थाई फास्फोरस कौन होता है और अस्थाई फास्फोरस कौन होता है। फंस गए ना? अस्थाई फास्फोरस होता है श्वेत फास्फोरस। इसको आप परमानेंट कैसे माइंड में रखेंगे? श्वेत फास्फोरस को आप खुले में छोड़ देंगे, जलने लगेगा, अस्थाई हो गया। और लाल फास्फोरस ना माचिस की तिलिया पर रहता था, माचिस बाद जाने मन जाने फेंक रहता है, परमानेंट नहीं रहता है। तो अस्थाई फास्फोरस कौन हो गया? तो लाल फास्फोरस। अस्थाई कौन हो गया? तो श्वेत या पीला फास्फोरस। सड़क के किनारे जो पीली रोशनी प्रदान करने वाली जो लैंप होती है, क्या उसमें होती है? तो सोडियम। सोडियम सोडियम को क्या से काटा जा सकता है? तो चाकू से। वो सोडियम ही नहीं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम सबको चाकू से काटा जा सकता है। समझ रहे हैं बात को? और सोडियम जब जल से विक्रिया करती है तो कौन गैस का निर्माण होता है? हाइड्रोजन। ये सब जितना भी बात बोल रहे हैं ना, आपको रिजल्ट दिलाएगा। ये क्वेश्चन के चक्कर में मत रहो, जो जितना भी बात बोल रहे हैं सब रिजल्ट दिलाएगा। सोडियम जब जल से विक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस। जब अम्ल धातु से विक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस। सभी अम्लों में समान रूप से पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या किसकी होती है? तो हाइड्रोजन का। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, आवारा तत्व हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व हाइड्रोजन। दूसरा स्थान पर हीलियम। हाइड्रोजन का खोज किया कौन किया था? कैवेंडिश। हाइड्रोजन को जलने पर क्या प्राप्त होता है? तो जल। तो जल का खोज कौन किया था? कैवेंडिश। समझ रहे हैं? हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। हम जानते हैं कि आप जानते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। टेस्ट जो चलता है, एक्सप्लेनेशन जो होता है, वह आपको रिवीजन साथ साथ होता है। नया चीज़ कुछ सीखने को मिलेगा और रिवीजन होता है, यानी कि अलग से आपको टाइम देकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो को आप देख लीजिए, पूरा रिवीजन आपका कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए, यह सोडियम क्लोराइड NaCl की बात हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्या कहता है इसे? कैल्शियम सल्फेट। पहला विकल्प है कैल्शियम सल्फेट। पहला विकल्प है कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम बोलते हैं, जिप्सम। जिप्सम। मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड नमक पिघल जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण। सेंधा नमक जानते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड उसमें होती है अधिक मात्रा। और कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहा जाता है। अब मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, यह मैग्नीशियम सल्फेट को कहा जाता है एप्सम। एप्सम कहा जाता है। सबसे पहले ये आप दिमाग में रखिए, एप्सम प्रश्न दे देता है कि एप्सम का रासायनिक नाम है तो मैग्नीशियम सल्फेट, और जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट, आई एप्सम का मैग्नीशियम सल्फेट। तो जिप्सम मैग्नीशियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट, तो CaSO4 × 2H2O। यही हो जाएगा CaSO4 × 1/2 H2O। तो यह प्लास्टर और पेरिस का सूत्र हो गया। यह प्लास्टर और पेरिस का सूत्र हो गया। तो ये दोनों में सूत्र में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप प्लास्टर हाथ को कब कराते हैं? जब आधा टूट जाता है। तो यहाँ 2 है तो इसको आधा बना दीजिए, सब बाकी वही है। CaSO4 × 2H2O, CaSO4। तो इसमें 2 है तो इसमें आधा बना दीजिए, तो ये हो गया प्लास्टर और पेरिस का। मूर्ति के सांचे में प्लास्टर और पेरिस, हड्डी टूट जाता है तो प्लास्टर और पेरिस। इसी को बोलते हैं POP।
जो घर में जो डिजाइन जो तैयार किया जाता है, जाते होंगे बड़ा बड़ा मिठाई दुकान में, कपड़ा दुकान में, ज्वेलर्स में, तो ऊपर जो डिजाइन जो तैयार किया जाता है वही ना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। तो CaSO4 इंटू 2H2 नहीं, हाफ H2O। और CaSO4 जब जिप्सम को, कैल्शियम सल्फेट को जब 120 डिग्री C पर आप गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। ये हो गया एप्सम, मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और सोडियम क्लोराइड NaCl। तो सोडियम क्लोराइड से आपका दो को ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड में होती है प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए रहता है। तो दोनों होता है प्रबलहीन, अम्ल और क्षार दोनों होता है प्रबलहीन। और सोडियम पर होती है धनात्मक, क्लोरीन पर होती है ऋणात्मक क्लोराइड। फूल का रंग उड़ाने के लिए क्लोरीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसकी होती है? तो क्लोरीन की होती है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होता है? तो फ्लोरीन। लेकिन सबसे कम विद्युत ऋणात्मक कौन होता है? तो सीजियम। यानी कि सीजियम सबसे कम विद्युत ऋणात्मक हो गया, इसका मतलब कि सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होता है। और सबसे अधिक विद्युत धनात्मक फ्रांसियम भी होता है, जैसा विकल्प में जैसा। गैलियम सीजियम को हाथ पर रखेंगे तो पिघल जाएगा। कमरे के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु पारा, अधातु यदि पूछ दिया तो ब्रोमीन। समझ रहे हैं? तो एक क्वेश्चन को जैसे खींचिएगा जैसे खिंचाते चला जाएगा। तो टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि कुछ नया चीज आप सीखिए और रिवीजन होते चला जाता है फटाफट फटाफट फटाफट। पॉइंट को समझिएगा। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखते हैं, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? कोलाइड और निलंबन, कोलाइड, निलंबन और पायस। पायस तो दूध, गोंद, रक्त, स्याही। दूध, गोंद, रक्त, स्याही। टेस्ट रिवीजन है। दूध, गोंद, रक्त, स्याही कोलाइड है। तो क्या है? दूध है तो कोलाइड है, रक्त है तो कोलाइड है, शहद है तो कोलाइड है। दूध, गोंद, रक्त, स्याही यानी कि शहद कोलाइड है। गंदा पानी, नदी में गंदा पानी, वायु में धुआं। नदी में गंदा पानी, वायु में धुआं क्या है? तो निलंबन है। दूध क्या है? तो एक पायस भी है। यदि कोलाइड नहीं देगा तो पायस देगा। एक बाल्टी पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा ब्लड को गिरा दीजिए, स्पष्ट पता या न चले लगेगा जरूर कि इसमें कुछ गिरा हुआ है। यानी कि वह घुलता नहीं है बल्कि मिश्रित होता है, उसी को बोलते हैं कोलाइड। समझ रहे हैं ना? तो इसको आप याद रख लीजिएगा। तो इसमें क्या हो गया? आइसक्रीम। आइसक्रीम कोलाइड नहीं है। तो कोलाइड में क्या हो गया? दूध, गोंद, रक्त, स्याही। निलंबन में क्या हो गया? गंदा पानी या वायु में धुआं। और दूध एक पायस भी है और कोलाइड भी है। बताना चाहें तो पूरा धर के रपेट देंगे, साथ साथ रिवीजन करते जाइए। अब यहाँ जो है देखिए, कौन बैक्टीरिया से होता है? कौन बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है? यहां पर आप दिमाग में रखिए। चेचक, दो गो होता है चेचक, बड़ी चेचक, बड़ी चेचक, बड़ी चेचक और छोटी चेचक। तो बड़ी चेचक, वैरी, यहां देखा ना वैरी, बड़े बड़े तो ओला, ओला टाइप के, तो बैरी, ओला। छोटी, स से छोटी तो स से सेला। तो बैरी ओला वायरस, बैरी सेला वायरस के कारण चेचक होता है। चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर। टीकाकरण का जनक ही कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। चेचक का टीका का तो खोज करबे किया। यदि क्वेश्चन पूछ देगा कि टीकाकरण का जनक, तो एडवर्ड जेनर। पीलिया, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस,
हेपेटाइटिस। इससे क्या प्रभावित होती है? तो यकृत, यकृत में बिलिरुबिन होती है, बिलिरुबिन, यकृत में बिलिरुबिन होती है। यह बिलिरुबिन की मात्रा जब अधिक बढ़ जाती है, लीवर से बाहर फेंकने लगता है। और इसका रंग कैसा होता है? तो पीला। इसका रंग कैसा होता है? तो पीला। जॉन्डिस बीमारी होती है। रक्त को दो भागों में बांटा गया, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो पीला, बिलिरुबिन के कारण ही। लीवर में ही होती है बिलिवर्डिन, लीवर में ही होती है बिलिवर्डिन। यह बिलिवर्डिन का रंग कैसा होता है? तो हरा। यह पीत का रंग जो हरा होता है, पीत को अंग्रेजी में बोलते हैं बाइल, जो पीत का जो रंग हरा होता है वह होता है बिलिवर्डिन के कारण। पीत में कोई एंजाइम नहीं होता। कब प्रश्न देता है पीत में कौन सा, पीत में कौन सा एंजाइम? तो कोई एंजाइम नहीं। पीत का निर्माण कहाँ था? लीवर में। जमाव कहाँ था? पित्ताशय में। पीत की प्रकृति क्या होती है? तो क्षारीय। कितना होता था? 7.6। तपेदिक, यहां जो है देखो, बोलिए राधे राधे, एक बार और बोलो, राधे राधे। तपेदिक या यक्ष्मा या टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस इसी को कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस। तपेदिक, यक्ष्मा या टीबी, यह बीमारी होती है ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से, ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से। हाल फिलहाल एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन दे दिया बिहार पुलिस में कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया। एक सेटिंग में दे दिया कि खोज कब किया गया। तो बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने किया 1683 में, लेकिन विकल्प 1676 था, 1676 में। इसलिए लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक, बैक्टीरियोलॉजी ऑफ फादर कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान का जनक। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। विषाणु का वायरोलॉजी, कवक का माइकोलॉजी, शैवाल का फाइकोलॉजी, स्वप्न का ओनिरोलॉजी, शराब का ओनोलॉजी, कैंसर का ऑन्कोलॉजी। ये तीनों एक जगह मिस्टेक हो जाएगा। सौंदर्य का कैलोलॉजी, वृद्धावस्था का जीरेंटोलॉजी, पुराने सिक्कों का न्यूमिस्मेटिक्स। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए रिवीजन है ही यार, रिवीजन ही है ये है। तो यह ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है, ये तपेदिक, यक्ष्मा या टीबी बीमारी। इससे फेफड़ा प्रभावित होती है, फेफड़ा, फेफड़ा को यह प्रभावित कर देता है। गंदगी से होती है, छुआछूत है। सुने होंगे कि यह जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है उसके लिए बर्तन वगैरह अलग होता है। वह जो बलगम फेंकता है उस बलगम में ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है, वह दूसरे में फैलने में डर रहता है। जो खाना खाता है दूसरे में फैलने में डर रहता है। फेफड़ा संबंधित होती है टीबी नामक बीमारी से, ट्यूबरकुलोसिस, यक्ष्मा या तपेदिक इसको कहा जाता है। आपका प्रश्न जो है पूछा जाता है कि डॉट्स पद्धति, डॉट्स पद्धति किससे संबंधित है? तो टीबी से संबंधित है। डॉट्स पद्धति, रोगी को कैसे दवाई देना है, किस टाइम में देना है, उसको पूरी ख्याल रखना, उसी को कहते हैं डॉट्स पद्धति। तो क्वेश्चन दे देता है कि डॉट्स पद्धति किससे संबंधित है? समझ रहे हैं? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट सर्च, यह जो है टीबी से संबंधित है। या ट्रीटमेंट के जगह पर कहीं कहीं दे देता है थेरेपी, थेरेपी। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी सर्च,
पद्धति किससे संबंधित है? तो टीबी से संबंधित है। मंटो परीक्षण कहीं कहीं दे देता है। मंटो परीक्षण किससे संबंधित है? तो टीबी से। या एक डॉक्टर के नाम था मंटो, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के द्वारा यह परीक्षण की खोज किया गया जो टीबी से संबंधित है, ट्यूबरकुलोसिस। डॉट्स पद्धति और मंटो परीक्षण दोनों तपेदिक से संबंधित है। बिडाल टेस्ट टाइफाइड, एलिसा एड्स, आंत की बुखार टाइफाइड, हड्डी तोड़ बुखार डेंगू। कितना जानिएगा, जानते रहिए ना। तो यह किस किस बैक्टीरिया से कौन होने वाला है? तो तपेदिक। ये दोनों को आप नोट कर लीजिएगा कि डॉट्स पद्धति टीबी से। डॉट्स पद्धति है क्या? रोगी को देखभाल करने के लिए जो उसको समय समय पर दवाई दिया जाता है उसी को पद्धति बोला जाता है, डॉट्स पद्धति कहा जाता है। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी सर्च। विश्व टीबी दिवस कब मनाई जाती है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। विश्व टीबी दिवस या विश्व तपेदिक दिवस या विश्व यक्ष्मा दिवस। देखो 1 2 3 सब में लगा दो विश्व। कहीं आप सेट बनाएंगे तो दे देगा विश्व तपेदिक दिवस, कहीं आप बनाएंगे तो दे देगा विश्व यक्ष्मा दिवस, कहीं आप बनाएंगे तो दे देगा विश्व टीबी दिवस। फंस जाएंगे। तो तीनों को एक ही जगह याद रख लो, 24 मार्च। 24 मार्च। समझ रहे हैं बात को? अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। कौन सी व्याधि जिसमें इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? हमारे शरीर में कई प्रकार के ग्रंथि है, जिसमें से मुख्य रूप से ग्रंथि जैसे में लीवर है। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो गया? लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, उंगली पर गिनते जाना। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। सबसे बड़ी आंतरिक अंग लीवर। सबसे भारी अंग लीवर। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि लीवर। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। लीवर का वजन 1.5 से 2 kg। जहर का जमाव यही होता है, लीवर में ही होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कौन कर देता है? तो लीवर। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? जेनेसिस। और जब पुनः ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज में चेंज होता है उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेलाइसिस। इसमें जब ग्लाइकोजन से पुनः जब ग्लूकोज में चेंज हो जाता है तो खाली ल लग जाता है, उसमें ल नहीं होता है। तो हम लोग क्या सिर्फ रटे हुए रहते हैं? ग्लूकोज का जब सेवन करते हैं तो किस रूप में परिवर्तन हो जाता है? तो ग्लाइकोजन में। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोजेनेसिस। अब पुनः ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज में आ गया तो ग्लाइकोजेनेलाइसिस। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो गया लीवर। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय को अंग्रेजी में कहते हैं पेंक्रियाज। पेंक्रियाज कहते हैं। यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है, यानी कि हार्मोन और एंजाइम दोनों का उत्सर्जन करती है। हार्मोन और एंजाइम दोनों का उत्सर्जन करती है। इसका मतलब यही हुआ। हार्मोन कौन ग्रंथि से निकलती है? अंतःस्रावी। एंजाइम बहिस्रावी ग्रंथि से। जैसे में आंसू, अश्रु ग्रंथि या लाइक्राइमर ग्रंथि से उत्सर्जित होती है तो बहिस्रावी ग्रंथि है। तब आपके दिमाग में आ रहा है तब आंसू में एंजाइम होता है? हाँ होता है। लाइसोजाइम जो आंख की बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। बच्चा के मुख में भी लाइसोजाइम नामक एंजाइम हो, कुछ भी खा लिया कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसी अग्नाशय ग्रंथि से इसका वजन होता है अग्नाशय ग्रंथि का 100 ग्राम। लैंगरहैंस जो द्वीपिका होती है अग्नाशय ग्रंथि से
इंसुलिन का उत्सर्जन होता है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? तो हार्मोन है। यदि हार्मोन नहीं देगा विकल्प में तो प्रोटीन देगा। खोज कब किया गया था? 21 में। खोज कौन किया था? बेटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन क्या करता है? तो शर्करा को नियंत्रित करता है। शर्करा मतलब चीनी, चीनी को कंट्रोल करता है इंसुलिन। समझ रहे हैं बात को? जब इंसुलिन जब कम होगा तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन जब कम होगा तो शर्करा की मात्रा जो है बढ़ेगा। इंसुलिन जब कम होगा तो शर्करा की मात्रा बढ़ेगा। तो शर्करा की मात्रा जब बढ़ जाता है, यानी कि चीनी की मात्रा बढ़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी देहात में? चीनी भी हमारे डायबिटीज या मधुमेह, तो यही ना हो गया मधुमेह, डायबिटीज या मधुमेह। आज जब इंसुलिन की जब कमी हो जाएगा तो चीनी की मात्रा बढ़ेगा, शर्करा की मात्रा बढ़ेगा, अपोजिट। आज जब इंसुलिन की जब अधिकता हो जाएगा तो शर्करा या चीनी की मात्रा कम हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। यानी कि यह होता है इंसुलिन की अधिकता से, यह जो होता है इंसुलिन की अधिकता से होता है। हेपेटाइटिस आप जान गए, जिसको जॉन्डिस बोला जाता है, बताए। थैलीसीमिया, थैलीसीमिया में क्या होता है कि रक्त का थक्का जो है नहीं जमता है। थैलीसीमिया बीमारी में हमारे रक्त में एक पार्ट्स होता है WBC, RBC, WBC, ये सब जानते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। डेंगू जब होती है तो प्लेटलेट्स की कमी होती है। प्लेटलेट रक्त को थक्का जमाने के लिए भी सहायक होती है। दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हा, थक्का से दिमाग में आ गया क्वेश्चन, दिमाग में उंगली पर गिनते जाना। रक्त को थक्का करने वाला विटामिन के, रक्त के प्रवाह को रोकने वाला विटामिन के, उंगली पर गिनते जाना। जब रक्त को थक्का कर देगा तो रक्त के प्रवाह को न रोकेगा, तो रक्त को थक्का करने वाला विटामिन के, रक्त के प्रवाह को रोकने वाला विटामिन के, रक्त को थक्का करने वाला धातु कैल्शियम, रक्त को थक्का करने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजन, रक्त को थक्का करने वाला रक्त का भाग प्लेटलेट्स। न समझ रहे हैं? आज जब हमारे ब्लड में जब WBC की मात्रा अधिक बढ़ जाता है तो उसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगता है, ब्लड कैंसर कहते हैं। RBC या WBC का अनुपात कितना होता है? तो 600:1 होता है। 1 से बढ़ना शुरू हो जाता है, रुकबे नहीं करता है। ब्लड कैंसर उसको बोलते हैं। ब्लड कैंसर को ही कहते हैं ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया कहते हैं। अब जो अस्थि कैंसर होता है स्ट्रेंशियम 90 के कारण होता है। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। अब ब्लड में एक एंटीबॉडी जो एंटीजन होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो सीरोलॉजी। चालू रहेंगे तो चालू रहेंगे, ये आप जान गए। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, मानव आंख का सर्वाधिक सुग्राही है, सेंसिटिव। जैसे मैं यहाँ पर चारों तरफ से भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखाएंगे। चारों तरफ ही हरा लगा हुआ है। डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो हरा पर्दा रहेगा, सब चीज़ रहेगा हरा, ग्रीन टाइप के। यानी कि हमारा आँख सबसे आराम महसूस करता है हरा प्रकाश में। सेंसिटिव सबसे ज़्यादा होता है हरा प्रकाश, एकदम आराम से जो है दिखाई पड़ेगा हरा प्रकाश। रेड, यही रेड से लिखेंगे ना आपको, रेड आपको दिखाएंगे तो आँखवा चमकेगा। हरा में नहीं, आराम से देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। देखने के लिए तो सब देख ही सकते हैं, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? हरा। अब आपका प्रश्न देता है आंख कौन लेंस की भांति? अच्छा, आंख आप हमको देख रहे हैं, आपका ब्रेन कह रहा है तब न देख रहे हैं। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कह रहा है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। आपका ब्रेन कह रहा है तब न सुन रहे हैं। तो ब्रेन का पार्ट्स कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कह रहा है। आंख किस लेंस की भांति कार्य करती है? उत्तल लेंस। कैमरा, उत्तल लेंस। आंखों में तो एगो कैमरे ना है जी। पानी में वायु का बुलबुला, अवतल लेंस। आंख 576 मेगापिक्सल का होता है, 150 डिग्री तो घूम सकती है। आंख का डायमीटर होता है, व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर लगभग। वजन होता है लगभग 8 ग्राम, 7.7 ग्राम मानो, 8 ग्राम मानो ना आप, 7.6 यानी कि लगभग 8 ग्राम। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तक आप देख सकते हैं, अधिकतम दूरी अनंत तक देख सकते हैं। नेत्रदान में कॉर्निया कहेंगे, ये सब तो जानवे करे। अब बताइए तो
कॉर्निया को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल। किसमें रक्त वाहिका नहीं होता है? तो कॉर्निया। प्रकाश को कौन सबसे ज़्यादा अपवर्तन करता है? तो कॉर्निया। वायुमंडल से ऑक्सीजन को कौन ग्रहण करता है? तो कॉर्निया। प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है? तो आइरिस। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आइरिस पर। आइरिस अंग्रेजी वर्ड है, इसको परितारिका बोलते हैं। आधार कार्ड में स्कैन किसको किया जाता है? तो आइरिस का। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर, दृष्टिपटल पर। वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। सीधा कैसे देखते हैं फिर? शंकु सीधा देखने के लिए, समझने के लिए अवगमन करती है। यहाँ लाइट है, कौन देख रहा है? आँख। आँख का कौन सा पार्ट? तो छर। अंधकार हो जाएगा तो छर ही इंडिकेट करेगा। रतौंधी जब होती है तो छर ही प्रभावित होती है। रतौंधी को नेक्टोलोपिया कहा जाता है, जो आँख से संबंधित बीमारी है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, अबिंदुकता यानी कि अरिस्टगैज्म, डिप्लोपिया, मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, ट्रिकोमा, डिप्लोपिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब जीरोपैथेल्मिया, रतौंधी, ये सब आँख से संबंधित बीमारी है। कलर ब्लाइंडनेस में लाल और हरा दिखाई नहीं पड़ता है। मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। महिला वाहक का कार्य करता है। 0.5% महिलाओं में होती है। कितना जानिएगा, जानते रहिए ना। समझ रहे हैं बात को? अब आंसू जहाँ इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं पंक्टम। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल सबसे अधिक कहाँ जमा होता है? तो लीवर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर। कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? स है ना इसमें लगा हुआ, स है ना लगा हुआ, स। यहाँ देखो, नोट करना, दिमाग में नोट करो। स है ना लगा हुआ, तो स से हो गया सीसा। सीसा हो गया सबसे अधिक अस्थायी तत्व। उष्मीय चालकता सबसे कम किसका होता है? तो सीसा का। सीसा का संकेत पीबी। ऑक्सीजन O2, O3 हो जाएगा ओजोन। ऑक्सीजन की खोज कौन किया? तो प्रिस्टले। नाइट्रस ऑक्साइड की भी खोज कौन किया? तो प्रिस्टले। लाफिंग एसिड जिसको कहा जाता है। आलू का रंग हरा होना ऑक्सीजन के कारण। हम लोग जम्हाई लेते हैं, ओ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन को पूर्ति करने के लिए। समझ रहे हैं बात को? हाइपोक्सिया नामक बीमारी होती है ऑक्सीजन की कमी के कारण, हाइपोक्सिया। कृत्रिम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन और हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है कृत्रिम सांस लेने के लिए। या गोताखोर में ना, कोई को बोलता है ओकरा ऑक्सीजन चली थी। ऑक्सीजन चली थी मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या है? हीलियम। रेडियम पीच ब्लेंड जानते हैं आप, अयस्क। रात्रि में जो घड़ी में चमकता है रेडियम के कारण। नाइट्रोजन की खोज कौन किया? रदरफोर्ड। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% लगभग ऑक्सीजन। आर्गन 0.93, हीलियम। यानी कि आपका प्रश्न है कि वायुमंडल में तीसरा स्थान पर कौन पाया जाता है सर्वाधिक गैस? फंस गए ना? आर्गन 0.93। चौथा स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड। हीलियम का परसेंटेज कितना होता है? 0.000, यानी कि 0 पॉइंट के बाद 3 गो 0, 5%। हाइड्रोजन का परसेंट 0 पॉइंट के बाद 4 गो 0 और 5%। ये सब कंटेंट को जो है समझो, तब जाके समझ में आएगा। अब यहाँ जो देखिए नेक्स्ट नंबर, अब देखिए मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तब विटामिन ए जितने भी आप दिमाग में रखो, जितने भी वसा में, आराम से पढ़ो, हमको घबराना नहीं है। इसके बाद लास्ट में सोचना, पढ़ने की जरूरत ना, आराम से दाल भात चोखा खा के एकदम परकरा के जो है एकदम सो जाना, जरूरत ना पड़ेगा फिर रिवीजन करने का। तो मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहती है तो लीवर में। मछली के तेल में विटामिन ए, मछली के लीवर तेल में विटामिन डी। जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई के, सब लीवर में संचित होती है, लेकिन मुख्य रूप से होती है संचित विटामिन ए। कोलेस्ट्रॉल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो लीवर में ही होता है। छर, आंख का 2 गो पार्ट से ना, आंख का 2 गो पार्ट से छर और शंकु,
तो क्षार पर रोडोप्सिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, रोडोप्सिन, और इसको पाया जाता है ओप्सिन, ओडोप्सिन, ओडोप्सिन, इसमें प्रोटीन पाया जाता है रोडोप्सिन, दिमाग में रखिएगा। बी और सी जल में घुलनशील है, जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन है सब लीवर में जाकर संचित हो जाता है यकृत में। कौन विटामिन है जो गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? सी। दूध में कौन विटामिन नहीं? तो सी। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी जीरोपैथेलमिया, आंतरिक भाग सूख जाता है, उसको जीरोपैथेलमिया बोलते हैं, शुष्का विक्षेप, कहीं देखे होंगे। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी का, रतौंधी विकल्प में न देगा तो निक्टोलोपिया। रतौंधी जब होती है तो क्षर प्रभावित होती है। इसमें रिवीजन, टेस्ट का मतलब होता है रिवीजन करते जाओ, जो नहीं जानते हैं नोट कर लीजिएगा, जो जानते हैं आराम से सुनते रहो सत्यनारायण भगवान की कथा। अब यहां पर देखो किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? हार्मोन, तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। विटामिन डी 2 और D3। तो विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और D2 का रासायनिक नाम होता है अर्गे कैल्सीफेरॉल, अलगे नहीं जी, अर्गे कैल्सीफेरॉल। और D3 का होता है कैलो कैल्सीफेरॉल, कैलो कैल्सीफेरॉल। ये विटामिन D3 का रासायनिक नाम होता है। सूर्य, मक्खन में सूर्य के प्रकाश विटामिन डी का स्रोत नहीं है। हम लोग यही ना पढ़ते हैं सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी, दो तेरी, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होती है। हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी का निर्माण खुद होती है, स्वयं होती है। सूर्य का प्रकाश उसको प्रेरित कर देती है। जो विटामिन डी का निर्माण करने वाला एलिमेंट्स हमारे शरीर में पाई जाती है उसको वह प्रेरित कर देती है, तो विटामिन डी का निर्माण होना शुरू हो जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स बीमारी होती है। और वही जब हम लोग में एडल्ट व्यक्ति में, वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है, हड्डी कमजोर हो जाती है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, अब एडल्ट व्यक्ति में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं, कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है। बच्चा के चॉकलेट में विटामिन B12, रंग गुलाबी होता है। वर्षा के जल में विटामिन B12 पाई जाती है। अब यहाँ जो है देखते जाइए, तिल्ली, तिल्ली क्या होता है? इसको बोलते हैं एस्पिलिन, या इसी को बोलते हैं प्लीहा। ये तीनों हो गया एक ही चीज, जिसको रक्त बैंक बोलते हैं, ब्लड बैंक, जिसको ब्लड बैंक कहा जाता है। अमाशय के विषय में बता चुके हैं, उधर भी समझ रहे हैं पॉइंट को। अब यहां जो है देखिए, किस ध्वनि के तरंग का उपयोग कीड़ों को नष्ट करने के लिए? पराश्रव तरंग। 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव तरंग, 20 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज के बीच श्रव तरंग, और 20 हर्ट्ज से कम अवश्रव तरंग। हृदय का धड़कन अवश्रव तरंग है। पराश्रव तरंग की खोज गाल्टन ने किया था, गाल्टन ने किया था। कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए जो महंगा महंगा कपड़ा होता है उसको साफ करने के लिए पराश्रव तरंग। नदी की चौड़ाई को मापने के लिए पराश्रव तरंग, गहराई को मापने के लिए पराश्रव तरंग। श्रव तरंग जो है 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है श्रव तरंग। अब श्रव तरंग होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है तो पराश्रव तरंग होगा। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज मैक्सवेल ने किया था। विद्युत चुंबकीय तरंग में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रकाश के लिए भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश सबसे अधिक निर्वात में होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग का जो चाल होता है प्रकाश के चाल के बराबर होता है। समझ गए बात को? रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, एक्सरे, गामा किरणें, दृश्य प्रकाश, ये सब क्या है? ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। समझ रहे हैं बात को? तो प्रकाश तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग जैसे में ये ठोस हो गया, ये द्रव हो गया और ये गैस हो गया। तो ध्वनि तरंग गैस में
अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग द्रव के सतह पर अनुप्रस्थ है और द्रव में अंदर में, द्रव के अंदर अनुदैर्घ्य है, और ठोस में अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों है। तो हम लोग सिर्फ क्या जानते हैं, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। अरे अनुदैर्घ्य तरंग है तो गैस में अनुदैर्घ्य तरंग है, द्रव के सतह पर पहुंच देगा तो अनुप्रस्थ है, और द्रव के अंदर पहुंच देगा तो अनुदैर्घ्य है। और ठोस में ध्वनि तरंग दोनों है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, कौन सी राशि सदिश राशि का उदाहरण है। विद्युत धारा क्या है, तो अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है, लेकिन विद्युत क्षेत्र कौन सा राशि है, तो सदिश राशि है। यह क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है बीपीएससी में, टीचर में भी यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो एम्पियर। प्रतिरोध ओम, समझ रहे हैं बात को। अर्धचालक और अधातु में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, धातु को टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। समझ रहे हैं बात को। प्रतिरोध का मतलब क्या होगा, विरोध करना। जो तार में जो हम लोगों को करंट मारता है वह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण मारता है। कौन सी राशि सदिश राशि का उदाहरण है। दाब क्या है, तो अदिश राशि है। टेम्परेचर क्या है, तो अदिश राशि है। त्वरण क्या है, तो सदिश राशि है। यहां पर देखिए, अदिश और सदिश, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश और अदिश, इसमें केवल परिमाण का बोध हो, अदिश राशि होता है। स मतलब साथ, परिमाण के साथ क्या, तो दिशा। इसको ऐसे याद रखना, तो दोनों में बड़ी मिस्टेक होता है जी। परिमाण का बोध अदिश राशि, सदिश, स मतलब साथ, किसके साथ, परिमाण के साथ, दिशा, तो सदिश राशि। तो उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, टेम्परेचर, कार्य, चाल, विद्युत धारा, दूरी, दाब, ये सब हो गया अदिश राशि हो गया। और जितना भी व वाला है वह लगा हुआ, बल, वेग, संवेग, त्वरण, आवेग, विस्थापन, सदिश राशि है। और दूरी अदिश राशि है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, कौन मूल मात्रक नहीं है। तो मूल मात्रक जो है इसको आप याद रखिएगा, मूल मात्रक की संख्या 7 है। यह एग्जाम में पूछा हुआ है। ल दरस्ता बीजप, ल दरस्ता बीजप, लंबाई, द्रव्यमान, समय, टेम्परेचर, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थों का परिमाण, इतना मूल मात्रक होता है। और समतल कोण और घन कोण पूरक मात्रक है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। समतल कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन। समतल कोण में स है तो रेडियन में स नहीं है, तो समतल कोण का रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन। अब मूल मात्रक की संख्या 7 है, और 7 यही है। ल दरस्ता बीजप, देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान इसमें है तो हाँ यह मूल मात्रक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर है इसमें तो हाँ मूल मात्रक है। पदार्थों का मात्रा है तो हाँ मूल मात्रक है। मीटर, मीटर नहीं है, मीटर की जगह पर क्या है, लंबाई का मात्रक है, तो यहाँ लंबाई रहता तब होता, मीटर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीटर। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, टेबल साल्ट, ट्रेबल साल्ट नहीं, टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या, अभी हमने बताया टेबल साल्ट, टेबल पर नमक रख खाते हैं तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा होता है, NaHCO3 इंटू 10H2O। और सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा या धोने वाला सोडा, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा की प्रकृति होती है क्षारीय, छेना बनाने के लिए, दूध को खराब से बचने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। अम्लीयता के प्रभाव को कम कर देता है बेकिंग सोडा। समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट नंबर देखिए, एंटीजन और एंटीबॉडीज के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो
सीरोलॉजी कहा जाता है, इसको बोला जाता है सीरोलॉजी, सीरोलॉजी इसको कहा जाता है, सीरोलॉजी। यही दे देगा सौरोलॉजी, यही दे देगा सौरोलॉजी। तो सौरोलॉजी में होता है छिपकली का अध्ययन, सौरोलॉजी में होता है छिपकली का अध्ययन। और हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन हो गया? तो ब्लड का अध्ययन हो गया। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्रायोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्रायोबायोलॉजी। ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी। और अध्ययन से सब जो है बता ही दिए। और एंटीजन एंटीबॉडीज सीरोलॉजी। स्मॉल ए और बी को एंटीबॉडीज कहते हैं, कैपिटल ए और बी को एंटीजन कहते हैं। एंटीबॉडीज अपोजिट होता है, यदि एंटीजन ए हुआ तो एंटीबॉडी उसके साथ बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। किससे होता है बताइए? प्रदूषित जल पीने से टाइफाइड भी होता है, कॉलरा भी होता है। कॉलरा अंग्रेजी वर्ड है, इसको बोलते हैं हैजा। ज अंत में है तो यह जीवाणु से होता है। उस जीवाणु का क्या नाम है? तो कॉलेरी। कॉलरा अंग्रेजी वर्ड है तो ब्रीबियो कॉलेरी। टाइफाइड किससे होता है? तो टाइफोसा नामक बैक्टीरिया से, टाइफोसा। यह जलजन्य रोग है, विडाल टेस्ट के लिए होता है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। स्याही बाहर निकल जाता है। वायुमंडलीय दाब जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे, वायुमंडलीय दाब क्या होगा? घटेगा। इसीलिए पहाड़ पर खाना बनाना कठिन हो जाता है। क्वेश्चन देता है आपका। और तो वायुमंडलीय दाब ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होगा? घट जाएगा। नाक से ब्लड भी आने लगता है। वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो बैरोमीटर। और वायुमंडलीय दाब में अंतर मापने वाले यंत्र को बेरोग्राफ कहा जाता है। और जब बैरोमीटर का पारा अचानक जब नीचे गिर जाए तो वर्षा होने की संभावना होता है। पॉइंट को समझिएगा। जब बैरोमीटर का पारा जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, मौसम साफ होने की संभावना होता है। धीरे धीरे नीचे गिरता है, आंधी तूफान आने की संभावना रहता है। यह बैरोमीटर की खोज कौन किया? तो टॉरिस-शेली ने किया। अब यहां देखिए, नेक्स्ट नंबर देखिए। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया 1867 ईस्वी में। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक थे। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिया जाता है, अभी मिलने वाला है। नोबेल प्राइज से हम क्वेश्चन हम करंट में बनाए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, बहुत उसमें मेहनत किए हैं। तो डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अभी जो वर्तमान में यहाँ डायनामाइट का पहले यदि आधुनिक लग जाता, आधुनिक डायनामाइट, तो हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है आधुनिक डायनामाइट में। और डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। ये सब एसिड हम पहले बता चुके हैं, जानबे करते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए कि आइरिस का क्या कार्य होता है। अभी हम थोड़ा देर पहले चर्चा कर रहे थे, जब आंख के विषय में बता रहे थे। प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है आइरिस, यानी कि फ्यूज का काम करता है। नेक्स्ट नंबर देखिए, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस, हम ये भी चर्चा कर चुके। सोडियम जब जल से भी क्रिया करता है तो हाइड्रोजन के विषय में धर के बक दिए, ऑक्सीजन के विषय में धर के बक दिए, नाइट्रोजन के विषय में बक दिए, तो छूटबे किया है का? कुछ नहीं छूटा है, खाली छूटा है तो आपको बात करने के लिए छूटा है, इसके बाद बात कर लेना। यहाँ देखिए, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। 1666 में न्यूटन ने बताया था, हम नहीं, न्यूटन। प्रकाश का वेग की खोज कौन किया? रोमर। कब बता दो? 1676। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। सबसे अधिक अपवर्तन, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? रेड का। सबसे कम बैंगनी का। रेड का तरंगदैर्घ्य अधिक, बाकी सब कम। अपवर्तनांक, परिकिरणन, विचलन, वर्ण विक्षेपण सब कम। अच्छा, एक बात नोट कर लेना, कांच में किस रंग का प्रकाश सबसे कम होता है? चाल बैंगनी का। किस